स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद करो, C3 साइकिल पढ़ा था, केल्विन साइकिल जिसे कहते थे। इसकी डिस्कवरी मेल्विन केल्विन ने की थी, इसलिए केल्विन साइकिल कहते थे। इसमें पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता था, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते थे। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए लाइट जरूरत नहीं होती थी। और इस प्रोसेस में क्या बनता था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता था। क्या अंदर घुसती थी, CO2 अंदर घुसती थी, याद है आपको। चलिए अब कोई एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। बताइए फोटोसिंथेसिस कहां होती है, प्लांट में। प्लांट में कहां पर, उसकी लीफ में। तो मान लो किसी प्लांट की लीफ है, ये 1 मिनट के लिए मान लो ये किसी प्लांट की लीफ है, यहां फोटोसिंथेसिस होगी। लीफ के अंदर कौन सी टिश्यू में होगी, मेसोफिल। कौन सी टिश्यू में, मेसोफिल टिश्यू में। वेरी गुड, मेसोफिल टिश्यू के अंदर होंगे। मेसोफिल टिश्यू के अंदर कौन सी सेल में, मेसोफिल सेल। तो सपोज ये मान लो, ये मान लेते हैं ये रही मेसोफिल सेल। इतनी बड़ी होगी नहीं, लेकिन आपको बड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं। ये रही लीफ, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल है। अब मेसोफिल सेल में कौन सी घटना, कौन सी जगह पर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर डार्क रिएक्शन कहां होती थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर, स्ट्रोमा में। ये मान लीजिए स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में हुआ क्या था, याद करो। स्ट्रोमा में CO2 गैस अंदर आ रही थी। CO2 गैस को कौन ले रहा था, एब्जॉर्ब कौन कर रहा था, याद करो। C3 साइकिल कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने, RUBP। कौन था, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, RUBP नाम का जो केमिकल था उसने एब्जॉर्ब कर लिया था CO2 को। और एब्जॉर्ब करके क्या बना दिया था, क्या बना दिया था, बताइए जी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया था। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिया था, याद है। क्या बताए थे लास्ट क्लास में, CO2 गैस आएगी, RUBP के साथ रिएक्शन करेगी, कौन से एंजाइम प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंस में, और क्या बना लेगी, 3PJ। कितने मॉलिक्यूल्स 3PJ के बन जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगी, कोई दिक्कत। इसके बाद आगे जाकर क्या होगा, फॉस्फेट। क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट। हाँ, ट्रायोज फॉस्फेट नाम का केमिकल बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट नाम का केमिकल बनेगा। और ये ट्रायोज फॉस्फेट केमिकल से फिर से क्या बन जाएगा, RUBP, और यहां क्या निकल जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। इतना पढ़ा था आपने, याद है आपको इतनी सी चीज। और इसे कौन सी साइकिल कहते थे, C3 साइकिल कहते थे। क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि पहला जो फर्स्ट केमिकल बना था इसमें, ये फर्स्ट केमिकल, उसमें 3 कार्बन थे। जो पहला केमिकल बना था 3PGA, इसमें 3 कार्बन थे, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। इतना पढ़ रखा था आपने। अब ध्यान समझना मेरी बात, कहानी यही है, इसको समझना। अब आगे का, इसके आगे का प्रोसेस, ये रहा सन। गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, तेज गर्मी है। ऐसी जगह जहां पानी की कमी है या फिर बहुत तेज गर्मी होती है, जहां पर बहुत तेज धूप निकलती है, या गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी हो रही है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सन की लाइट ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, टाइम बताइए। बहुत गर्मी का मौसम है, सन की लाइट ज्यादा तेज होगी या स्लो होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भूल नहीं रहे बच्चों, ज्यादा होगी। वेरी गुड, बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी, और ज्यादा लाइट पड़ेगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, गर्मी का मौसम है, धूप है, बहुत तेज है, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा। प्लांट के पास पानी की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पानी सारा इवापोरेशन होकर, ट्रांसपायरेशन होकर सारा पानी उड़ने लगेगा। पेड़ बचाओ, अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, पानी को ज्यादा ना उड़ने दे, इसके लिए प्लांट क्या कर सकता है, ट्रांसपायरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, पानी बहुत जल्दी जल्दी उड़ रहा है, पेड़ को लग रहा है कि अगले कुछ देर में हम मर जाएंगे, इतनी तेज से पानी सारा उड़ जाएगा। तो अब हम क्या करें, पेड़ अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकता है इस समय, जल्दी सोचो, आंसर दो। पेड़ अपनी, हाँ बोलो, टमाटर बंद कर सकते हैं।
वेरी गुड। स्टोमेटा, जो लीफ में स्टोमेटा होंगे उनको क्लोज कर देगा। तो यहां पर लीफ में क्या थे? स्टोमेटा थे। ये क्या है? स्टोमेटा है। और इन स्टोमेटा को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। स्टोमेटा जो है, स्टोमाटा, उनको क्लोज कर देगा, बंद कर लेगा गर्मी में। सही बात है गलत बात है? करेगा कि नहीं करेगा? जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो स्टोमेटा बंद कर लेगा कि खोल लेगा प्लांट? बंद करेगा। बंद कर लेगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 गैस जो थी कहां से आती थी? एटमॉस्फेयर से। ऐसे आती थी कि नहीं आती थी? इस प्रोसेस के लिए CO2 गैस कहां से आती थी? एटमॉस्फेयर से। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 गैस क्या अंदर घुस पाएगी? यस और नो? आंसर दीजिए। नो सर। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 अंदर नहीं घुस पाएगी। CO2 अंदर नहीं घुस पाएगी तो यहां CO2 अवेलेबल होगी सफिशिएंट अमाउंट में कि नहीं होगी? क्योंकि CO2 कहां से आती थी? या तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कहां से आती है? मेनली आती है एटमॉस्फेयर से। थोड़ी बहुत रिस्पायरेशन से, खुद के रिस्पायरेशन से आती थी तो थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी बहुत आ जाएगी, लेकिन मेन कहां से आती थी? एटमॉस्फेयर से CO2 आती है। प्लांट क्या CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे? स्टोमेटा बंद है तो? नो सर। और नहीं कर पाएंगे तो पेड़ के अंदर CO2 गैस की कमी हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगा CO2 गैस? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी। ये CO2 गैस लेस हो जाएगा। और प्लांट में लाइट रिएक्शन चलती है कि नहीं चल रही? धूप है तो, सन की लाइट है, बहुत तेज गर्मी है, लाइट रिएक्शन चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। लाइट रिएक्शन से कौन सी गैस निकल रही थी? O2। ऑक्सीजन। O2 गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? O2 गैस निकलेगी। क्या ये O2 गैस स्टोमेटा से बाहर जा पाएगी? नहीं। नहीं जा पाएगी। ये ऑक्सीजन गैस भी स्टोमेटा से बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए यहां पर मीजोफिल सेल में कौन सी गैस ज्यादा हो जाएगी और कौन सी गैस कम हो जाएगी? ऑक्सीजन या CO2 में से कौन सी गैस ज्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन हाई अमाउंट में हो जाएगी और CO2 लेस अमाउंट में हो जाएगी। पता चल गया आपको क्यों ऐसा हुआ? कारण मालूम चला? आपके मीजोफिल सेल में CO2 ज्यादा कम क्यों हो गई? CO2 कम क्यों हो गई? ऑक्सीजन ज्यादा क्यों हो गई? कारण बताइए। ऐसा क्या हुआ कि प्लांट के शरीर में बंद है। क्यों स्टोमेटा बंद हुए? एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा बंद क्यों? लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए। लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, जब सन की लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी, सन की लाइट ज्यादा इंटेंसिटी से आ रहा होगा तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से बाहर से CO2 नहीं आ पाएगा और अंदर से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। ये स्टोमेटा बंद है, गेट बंद है, तो इसलिए अंदर में CO2 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, बाहर में आपके CO2 ज्यादा हो जाएगा। मतलब CO2 कंसंट्रेशन मीजोफिल सेल में कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया। बताइए, RUBP किस गैस को एब्जॉर्ब करता था अभी तक? CO2। कौन सी गैस को? CO2 गैस को। कौन सा एंजाइम इस काम में मदद करता था? इस काम में कौन सा एंजाइम मदद करता था? रोबिस्को। रोबिस्को का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? रोबिस्को का फुल फॉर्म किसी को पता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका फुल फॉर्म पता चल रहा है? क्या मालूम चला? राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम के केमिकल में या तो या ऑक्सीजनेशन कराता है। ये काम करता है। रोबिस्को एंजाइम कितने काम करता है? जल्दी समझ दीजिए। रुबिस्को एंजाइम कितने काम करता है? 2 काम करता है। कौन कौन सा कर सकता है? या तो कार्बोक्सिलेशन करा सकता है या ऑक्सीजनेशन करा सकता है। दोनों कर सकता कि नहीं कर सकता? नाम देखिए, लिखा है कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट में या तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, इस घटना को कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, कार्बोक्सिलेज, या फिर ऑक्सीजन गैस को ऐड करेगा तो ऑक्सीजनेज। मतलब दोनों काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलिए यस और नो। समझ में आ रही बात?
रुबिस्को एंजाइम का काम बताइए, क्वेश्चन आया। कार्बोक्सिलेशन कराता है या ऑक्सीजनेशन कराता है या दोनों करा सकता है? दोनों कराता है। दोनों। बोथ। दोनों करा सकता है। इतना समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ हाँ। तो क्या बोला हमने? राइबुलोज बिसफॉस्फेट केमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है, और ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। जिसको ऐड करेगा उस आपसे उसकी डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा? पहले कौन ढूंढेगा? किससे? CO2। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? CO2 गैस को। अगर CO2 गैस कम रहे और ऑक्सीजन गैस ज्यादा रहे, उस समय वो कौन सा काम करवाएगा? कार्बोक्सिलेशन। रिपीट कर। नॉर्मल सिचुएशन में क्या कराता है? कार्बोक्सिलेशन। नॉर्मल सिचुएशन में कार्बोक्सिलेशन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगी, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, उस केस में क्या कराएगा? ये कौन सी घटना कराता है? ऑक्सीजनेशन कराता है। क्या कराता है? मेरी बात समझ में आई? तो आपके C3 क्वेश्चन है। हाँ, आपसे क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। C3 साइकिल में रुबिस्को एक्ट एज C3 साइकिल जब चल रही थी तो वहां पर रुबिस्को किस तरह काम कर रहा था? कार्बोक्सिलेज की तरह काम किया था या ऑक्सीजनेज की तरह? कार्बोक्सिलेज। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहा था। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत कम हो चुका है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या लेगा ये? अब किसको लेने लगेगा? रुबिस्को एंजाइम किसको ऐड कराएगा? ऑक्सीजन। किसमें? RUBP में। इस बार अब CO2 ऐड ना होकर कौन सी चीज ऐड हो जाएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। और इस बार RUBP से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, CO2 ऐड नहीं हुई है। समझ में आ रही बात? इस कारण RUBP से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, CO2 ऐड नहीं हुई है। इस कारण क्या बताइए? 3-फॉस्फोग्लिसरेट ही बनेगा या कुछ और बनेगा? प्रोडक्ट बदल जाएगा इस बार। अच्छा चीज समझना, इस बार CO2 ऐड नहीं हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, क्या ग्लूकोज बनेगा यहां पर? यस और नो में आंसर दीजिए। नहीं बनेगा। आंसर क्या है? रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझना। फिर शुरू सुनना कहानी। जिन बच्चों को समझ नहीं आया शुरू से कहानी सुनना। सन की लाइट तेज थी। सन की लाइट तेज होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो गए? बंद हो गए। स्टोमेटा बंद होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन फंस गया, बाहर में CO2 फंस गया। ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से रुबिस्को ने ऑक्सीजन को ही ऐड कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो उसने ऑक्सीजन को पकड़ के ऐड कर दिया, ऑक्सीजन से शादी करा दी इसकी। और RUBP ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। तो क्या बताइए, इस घटना में ऑक्सीजन से ऐड करेगा तो क्या ग्लूकोज बनाएगा? बनाएगा या नहीं बनाएगा? नो सर। नहीं बनेगा। तो ग्लूकोज अब नहीं बनेगा। रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन अगर घुसा है तो ऑक्सीजन घुसने से ग्लूकोज नहीं बनता, तो ग्लूकोज नहीं होगा। उल्टा इस प्रोसेस में जब ये घटना होगी तो उल्टा क्या होगा? उल्टा CO2 गैस निकल जाएगी। रिपीट कर रहे हैं, अगर यहां पर देखो सिंपल सा बना देते हैं। अगर RUBP अगर रुबिस्को एंजाइम में ऑक्सीजन को ऐड किया, किसको ऐड कर दिया? इस बार ऑक्सीजन गैस ऐड करेगी, तो यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा क्या? C3 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा या नहीं बनेगा? पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और जब ये घटना हो रही थी तो ऑक्सीजन घुसी है, तो उल्टा कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? CO2 गैस, और निकाल कर फेंक देगा इस घटना में। इस घटना के दौरान ऑक्सीजन घुसेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 निकलेगी। CO2 निकालना, प्लांट CO2 गैस निकाल रहा है, इसलिए अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है? बुरा काम कर रहा है ना। ग्लूकोज भी नहीं बना रहा, CO2 गैस को बर्बाद कर रहा, फेंक रहा अपने शरीर से उल्टा निकाल निकाल कर।
और तीसरा, इस पूरी घटना में एटीपी भी खर्च हो जाएगा। कौन सी चीज खत्म हो जाएगी? एटीपी भी खर्च हो जाएगा। इस तरह एटीपी को खर्च कर रहा है, CO2 को बर्बाद कर रहा है और ग्लूकोज भी नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर में CO2 गैस नहीं होने की वजह से, स्टोमेटा बंद होने की वजह से। अब पेड़ बेचारे करें तो करें क्या? अगर पेड़ स्टोमेटा बंद नहीं करेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, पेड़ मर जाएंगे। और अगर पेड़ स्टोमेटा बंद कर लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से आपका ये एक और घटना चलने लगेगी जिसमें ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, CO2 गैस उल्टा निकलकर बर्बाद हो जाएगी और एटीपी भी बर्बाद होगा। इसलिए इस वेस्टफुल प्रोसेस चलने लगेगी। इस वेस्टफुल प्रोसेस को कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। इस घटना को क्या कहते हैं जो घटना चल रही है? फोटो रिस्पायरेशन। जितना देर से जो पढ़ा रहे थे यही टॉपिक था, हेडिंग हमने डलवाई नहीं थी, बट पढ़ा आपको फोटो रिस्पायरेशन ही रहे थे। जितना भी आज की क्लास में पढ़ा है वो सब था फोटो रिस्पायरेशन। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं एक वर्ड में? आंसर दीजिए। फोटो रिस्पायरेशन। फोटो नाम का मतलब, यहां पर फोटो वर्ड का मतलब क्या होगा? ये घटना कब होगी? जब सन की लाइट बहुत तेज हो। सन की लाइट तेज हो तब हो रही हो, सन की लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको फोटो वर्ड लगाया गया है। बिना सन के लाइट की प्रोसेस नहीं चलेगी, अंधेरे में क्यों चलेगी? जब ये बहुत तेज गर्मी होगी तब तो स्टोमेटा बंद होगा। समझ में आ रही बात? इसलिए प्रोसेस फोटो रिस्पायरेशन क्यों ना लगाया? क्योंकि ये घटना सन की लाइट प्रेजेंस में हो रही कि नहीं हो रही? पहला लाइन आंसर दीजिए। दूसरा बात, रिस्पायरेशन क्यों कहा गया है? रिस्पायरेशन में कौन सी गैस अंदर घुसती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है? आंसर दीजिए। जब आप रिस्पायरेशन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकल रही है। बताइए इस घटना में कौन सी गैस अंदर घुसी O2। और कौन सी गैस बाहर निकली? कौन सी गैस बाहर निकली? तो मतलब जैसा रिस्पायरेशन होता वैसा ही यहां पर हुआ कि नहीं हुआ? वैसा ही ऑक्सीजन अंदर घुस गई और CO2 बाहर निकली। रिस्पायरेशन जैसी घटना हो रही कि नहीं हो रही? और सन की लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इस घटना को क्या नाम जानते हैं? फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। बताइए फोटो रिस्पायरेशन कब होगा? फोटो रिस्पायरेशन कब होगा? ऑप्शन देते हैं। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज वेरी हाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड। Option C, when oxygen concentration is very high in the mesophyll cell and CO2 concentration is very low in the mesophyll cell. इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? कब फोटो रिस्पायरेशन होता है? All of these. All of these। All of these, वेरी गुड, सही आंसर, ऑल ऑफ दी। इन तीनों कंडीशन में फोटो रिस्पायरेशन होता है। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सन की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज जाएंगे तो अंदर में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा और इस कंडीशन में फोटो रिस्पायरेशन हो जाता है। फोटो रिस्पायरेशन में कौन सी गैस अंदर घुसेगी? O2। O2। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा? एटीपी खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस प्रोसेस में खर्चा है कि नहीं है? होगा। ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताइए ये प्रोसेस आपको फोटो रिस्पायरेशन प्लांट के लिए अच्छी प्रोसेस, यूजफुल प्रोसेस है या वेस्टफुल प्रोसेस है? बताइए। वेस्टफुल प्रोसेस है, याद रखिएगा। फोटो रिस्पायरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस फॉर द प्लांट। प्लांट अगर फोटो रिस्पायरेशन करेगा तो पेड़ मर जाएगा। ग्लूकोज भी नहीं बन रहा, एनर्जी खर्च होती जा रही है, तो इस कारण से ग्लूकोज नहीं बनेगा, एनर्जी खर्च हो जाएगी तो मर जाएगा। नहीं मर जाएगा प्लांट? जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। बेकार प्रोसेस है, बड़ी ही बेकार प्रोसेस है, पेड़ के लिए अच्छी प्रोसेस नहीं है। पेड़ खुश नहीं है इस प्रोसेस से। समझ में आ रहा? पेड़ के लिए नुकसानदायक प्रोसेस है, फायदे वाली प्रोसेस नहीं है। अब पेड़ बड़ा कंफ्यूजन में फंस गया है, देखो बेचारा। अरे यार, हेलो, आवाज आ रही? यस सर। हाँ, बेचारा पेड़ बड़ा कंफ्यूजन में फंस गया है। क्या कंफ्यूजन में फंस गया है? अगर वो स्टोमेटा बंद नहीं करेगा तो पानी सारा उड़ जाएगा, और अगर बंद कर लेगा तो फोटो रिस्पायरेशन हो जाएगा।
अब पेड़ करे तो करे क्या बेचारा, बहुत परेशान लाचार। तो देखो पेड़ के पास उपाय क्या है इस समस्या से सॉल्व करने का, उपाय पढ़ते हैं। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता समझ गए, समझ में आया क्या हुआ? यस सर। अब फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म, अच्छे से मैकेनिज्म समझाना है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, फोटो रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, शुरू से समझना एक बार। कॉन्सेप्ट रफ करते हैं, मैकेनिज्म पढ़ाते हैं फिर इसके बाद। सन की लाइट की अगर इंटेंसिटी हाई होगी तो प्लांट में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो CO2 गैस अंदर नहीं आ पाएगी और ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं जा पाएगी, जो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनी है। इस तरह मीजोफिल सेल में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी और CO2 कम हो जाएगी। ऐसी हालत में ऑक्सीजन ज्यादा होने पर रूबिस्को एंजाइम किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह कि ऑक्सीजनेज की तरह? ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा। रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगेगा और वो ऑक्सीजन को पकड़कर घुसा देगा RUBP में, और RUBP में ऑक्सीजन को पकड़ घुसा देगा और CO2 गैस को बाहर निकालकर उल्टा फेंक देगा। इस घटना के दौरान CO2 गैस भी बाहर निकलकर फेंक जाती है पूरी घटना के दौरान। ATP भी खर्च कर देगा, ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। इस तरह प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस होगी और इस वेस्टफुल प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सन की लाइट की प्रेजेंस में होती है। और रिस्पायरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अंदर घुसता है और CO2 बाहर निकलता है, इसलिए इस घटना को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। किसी ने पूछा था हमसे फोटो रिस्पायरेशन के बारे में, यही है फोटो रिस्पायरेशन। यूजफुल प्रोसेस है कि वेस्टफुल प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है। कब होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो, स्टोमेटा क्लोज हो और अंदर में CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए मीजोफिल सेल के अंदर। इस समय आपके प्लांट में क्या होगा, आपके वेस्टफुल प्रोसेस चलेगी जिसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन। कौन सा एंजाइम यहां पर काम कर रहा है, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। तो आपसे पूछा जाए रूबिस्को एंजाइम डुअल फंक्शन करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। कौन कौन सा फंक्शन करता है, डुअल फंक्शन के नाम बताइए, रूबिस्को एंजाइम द्वारा किए जाने वाले 2 काम के नाम बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कराता है और ऑक्सीजन को भी ऐड कराता है। मतलब कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों काम कराता है। कार्बोक्सिलेज की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए आपका ये इसे रूबिस्को बोलते हैं, दोनों नाम, इसीलिए नाम में ही दोनों चीज लिखा हुआ है। पहले कौन सा नाम लिखा हमने, कार्बोक्सिलेज की ऑक्सीजनेज? तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्यारा कौन है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना मिला तो ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात, समझ गए? ये ऐसा लड़का है RUBP, ऐसा लड़का है जो जनरली शादी किससे करता है, आपकी अपनी वाइफ से शादी करता है, CO2 से शादी करता है। वाइफ हो गई, CO2 वाइफ है। और गर्लफ्रेंड कौन हो गई, ऑक्सीजन। अगर वाइफ नहीं दिखी तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है, गर्लफ्रेंड लूट के चली जाती है, उसको उल्टा बर्बाद करके चली जाती है। हाँ, ATP भी खर्च करवा देती है, CO2 भी बर्बाद कर देती है, ग्लूकोज भी बना के नहीं जाती है, नुकसान करके जाती है उसका पूरा। तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन के दौरे में पड़े कि ना पड़े, ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए RUBP को? नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमको ऐसा कोई मैकेनिज्म रखना होगा अपने पास जिससे इसके चक्कर में ना पड़े। देखते हैं आगे क्या करेगा प्लांट, ऐसा क्या करेगा जिससे ऑक्सीजन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ही ना, इस चक्कर में लड़कियों कांटेक्ट में पड़े ही ना। चलो देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म समझते हैं। ओवरव्यू तो समझ गए होंगे, मेन चीज हमने समझा दी है आपको। जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है, फोटो रिस्पायरेशन आपके बॉडी में कौन से सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है? फोटो रिस्पायरेशन कहां होता है, प्लांट में, लीफ में होगा, स्टोमेटा आपके कहां होगा, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में कहां पर, तो मीजोफिल सेल में आपके 3 सेल ऑर्गेनल्स में होगा। ये घटना कहां होगी, फोटो रिस्पायरेशन? 3 सेल ऑर्गेनल्स इस घटना में आपके इन्वॉल्व है। उन 3 सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताइए। पहले सेल ऑर्गेनल्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। सारी घटना कहां हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में, ग्राना स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हो रही थी ना, C3 साइकिल कहां चल रही थी, स्ट्रोमा में। मतलब क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है पहला।
दूसरा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा इन्वॉल्व है फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में? दूसरा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा इन्वॉल्व है? दूसरे सेल ऑर्गेनल्स का नाम है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम, आपने पढ़ा होगा पेरोक्सीसोम के बारे में सेल चैप्टर में। जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो सेल ऑर्गेनल्स का नाम पढ़ा होगा। पेरोक्सीसोम एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, किस प्रोसेस में आपका इन्वॉल्व है? फोटो रिस्पायरेशन से कनेक्टेड है। आपने वहां पे एक लाइन पढ़ा था, भूल गए हो तो रिकॉल कर लो। फोटो रिस्पायरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तीसरा सेल ऑर्गेनल्स का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? 3 सेल ऑर्गेनल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फोटो रिस्पायरेशन में कितने सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है? क्वेश्चन पूछा गया, आंसर बोलिए। 3 फोटो रिस्पायर 3 सेल ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, हाँ, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। चलेगा? चलेगा? यस सर। चल प्यार में मिटे, शॉर्टकट, चल प्यार में मिटे। मिट गया ना प्यार में, ऑक्सीजन के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, प्यार में मिट रहा है। चल से बन गया क्लोरोप्लास्ट, प्यार से बन गया पेरोक्सीसोम और मिटे से बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो चल प्यार में मिट जाए, बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने गया कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? जब बर्बाद हो रहा है, फोटो रिस्पायरेशन हो रही है, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स में होगी? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। चलेगा? सीक्वेंस भी याद रखना, सबसे पहले कहां होगी स्टार्ट प्रोसेस आपकी इसकी फोटो रिस्पायरेशन? क्लोरोप्लास्ट में। फिर कहां जाएगी? पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम से कहां जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से देखना, यहां पर कौन सा केमिकल था? RUBP नाम का केमिकल था कि नहीं था? राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम का केमिकल था कि नहीं था? ये केमिकल किसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था? इसको किससे शादी करनी चाहिए थी? किसके साथ रहना चाहिए था? CO2 के साथ। लेकिन किसके साथ यहां पर रह गया? गलती से किसके पास चला गया? किसके साथ रह गया? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास चला गया। ऑक्सीजन यहां पर आ गई RUBP के पास, और RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? और कौन से एंजाइम प्रेजेंस में घटना होगी? कौन से एंजाइम प्रेजेंस में घटना होगी? रुबिस्को नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में। वहां भी रुबिस्को ही था, यहां भी रुबिस्को है, बस ये डिफरेंस है कि रुबिस्को वहां पे C की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे O की तरह काम कर रहा है। तो रुबिस्को जो है यहाँ पर ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा और ऑक्सीजन को ऐड करा रहा है यहाँ पर। और ऑक्सीजन को ऐड करा दिया तो RUBP में ऑक्सीजन घुसी है, ना कि CO2। CO2 घुसी थी तो कौन सा केमिकल बनता था? याद करो, CO2 घुसने से कौन सा केमिकल बनता था यहाँ पर? C3 साइकिल में क्या बनना चाहिए था? PGA बनना चाहिए। कितने PGA बनने चाहिए थे? 2। हाँ, कितने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने चाहिए थे? 2 बनने चाहिए थे। लेकिन यहां पर एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और एक बन जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोएट कौन सा केमिकल बन जाएगा? दूसरा फॉस्फोग्लाइकोएट। गलत प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? बनना क्या चाहिए था? 2 PGA बनने चाहिए थे, लेकिन गलती से क्या बन गया? एक PGA और एक गलती से कुछ और उल्टा पुल्टा बन गया कि नहीं बन गया? उस उल्टा पुल्टा का नाम जो बना फॉस्फोग्लाइकोएट, क्या बन गया? याद रहेगा, फॉस्फोग्लाइकोएट। और ये फॉस्फोग्लाइकोएट अब कहां चला जाएगा? पेरोक्सीसोम में चला जाएगा। पेरोक्सीसोम में जाकर ये A नाम का केमिकल बना लेगा। ये A नाम का केमिकल आगे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और B नाम का केमिकल बन जाएगा। कैसे? यहां से आपका CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 गैस को रिलीज कर देगा और B नाम का केमिकल बना देगा। CO2 गैस निकली कि नहीं निकली? फोटो रिस्पायरेशन में CO2 गैस निकलती है कि नहीं निकलती? कहां पर निकलती है? क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। और
ये ए नाम के केमिकल से CO2 गैस निकल गई तो कौन सा केमिकल बन गया? B. अब ये बी नाम का केमिकल आगे जाएगा और फिर वापस पेरोक्सिसोम में चला जाएगा और सी नाम का केमिकल बना लेगा। यहां पर सी नाम का केमिकल बन जाएगा और ये सी नाम का केमिकल से वापस से ये आ जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट में और इससे RuBP बनेगा। जब RuBP बन रहा होगा सी नाम के केमिकल से, इस दौरान क्या खर्च हो जाएगा? एक ATP खर्च हो जाएगी, एक ATP खर्च हो जाएगी, ATP घुसेगी, ADP बाहर निकलेगा। मतलब ATP खर्च हुई कि नहीं हुई? इस A, B, C की जगह में नाम है केमिकल के बड़े अजीबो गरीब, नाम नहीं लिखवाए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में उससे कोई लेना देना नहीं है, कभी आज तक नहीं पूछा गया ना पूछा जाएगा, इसलिए इन केमिकल के नाम नहीं पूछे जाते, इसलिए वहां पर A, B, C लिख दिया हमने। कोई दिक्कत? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? फोटो रिस्पायरेशन कब होगा, कहां होगा, कहां होगा? फोटो रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कौन सी गैस घुसती है अंदर? O2. O2 गैस, ऑक्सीजन। ग्लूकोज। कौन एब्जॉर्ब करेगा O2 गैस को? एब्जॉर्ब कौन करेगा? कौन सा केमिकल है जो एब्जॉर्ब कर लेगा O2 को? RuBP. RuBP। किस एंजाइम प्रेजेंस में घटना होगी? किस एंजाइम प्रेजेंस में घटना होगी? रुबिस्को। Rubisco act as a in this process, क्वेश्चन है, in photo respiration process Rubisco act as a oxygenase or carboxylase or both? ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा और ऑक्सीजन बिहेव करेगा और ये केमिकल करेगा, ये केमिकल जाकर कहां रिलीज करेगा? फोटो रिस्पायरेशन में CO2 कहां रिलीज होती है? कौन सी जगह जहां CO2 रिलीज होती है? किस सेल ऑर्गेनल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस में ATP खर्च हुई कि नहीं हुई? इस पूरी प्रोसेस में हुई कि नहीं हुई? RuBP के रीजनरेशन के समय ऑक्सीजन गैस ATP खर्च हुई कि नहीं हुई वापस से RuBP बनने में? इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है या यूजफुल प्रोसेस है? वेस्टफुल। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर ग्लूकोज बना क्या? कहीं पर भी ग्लूकोज बना क्या? बना क्या? नहीं। इस पूरी घटना को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। बना लिया डायग्राम? रफ कर दें? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया तो रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट बना लेंगे। बन गया तो अच्छी बात, ना स्क्रीनशॉट ले लो या रिकॉर्डिंग से कर लेना। तो ये फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, समझ में आ गया? अब पेड़ के सामने बहुत बड़ी समस्या है, अगर प्लांट स्टोमेटा बंद कर लेगा तो फोटो रिस्पायरेशन होने लगेगा, अगर स्टोमेटा खुला रखता है तो पानी सारा उड़ जाएगा और मर जाएगा। अब बताओ पेड़ करे तो करे क्या, बेचारा रो रहा है, क्या करूं भगवान, कुछ तो कोई तो हेल्प करो, कोई तो बताओ मैं क्या करूं, जिंदा कैसे रहूं। बहुत समस्या में था। तब ऐसी ड्यूरेशन में प्लांट ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, उसमें इवोल्यूशन हो गया, बदलाव आ गए। तो नॉर्मल प्लांट जो हमारे आसपास रहते हैं उन प्लांट को कहते हैं C3 प्लांट। हमारे आसपास सराउंडिंग में जो नॉर्मल प्लांट रहते हैं उनको कौन सा प्लांट कहते हैं? उनमें C3 साइकिल चलता है, इसलिए उनको C3 प्लांट कहते हैं, याद रखना। हमारे आसपास के जो प्लांट है अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सारे प्लांट कौन से थे? C3 प्लांट। C3 प्लांट में अगर धूप बहुत तेज लगेगी तो क्या होने लगेगा? फोटो रिस्पायरेशन। अब इस फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए एक नए तरह के प्लांट डेवलप हो गए, इवोल्यूशन कर गए, और उस नए तरह के प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं, एडवांस वर्जन आ गया। इस प्लांट का खास बात क्या है C4 प्लांट की? इस प्लांट का सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये था, नया वर्जन है ये। इस प्लांट की सबसे एडवांस बात क्या थी? इसमें फोटो रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, फोटो रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इसने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, कैसे फोटो रिस्पायरेशन से बचाया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन इसके पास है। तो C4 प्लांट को फोटो रिस्पायरेशन से डर है क्या? डर है क्या? बताओ इसमें फोटो रिस्पायरेशन होगा या नहीं होगा? C4 प्लांट में कभी भी फोटो रिस्पायरेशन होगा कि नहीं होगा? कभी फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा, जबकि यहां पर फोटो रिस्पायरेशन होता था।
C3 प्लांट में फोटो डिस्पर्शन होता था, लेकिन C4 प्लांट में कभी भी फोटो डिस्पर्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कभी भी फोटो डिस्पर्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये प्लांट इतने एडवांस हैं, इनमें कभी फोटो डिस्पर्शन होता ही नहीं, इसलिए उसका उपाय निकाल लिया। क्या उपाय निकाल लिया? फोटो डिस्पर्शन क्यों हो रहा था? ऑक्सीजन नाम की जो लड़की थी वो ललचाने चली आती थी लड़कों के पास, उनको प्रभावित करती थी, परेशान करती थी और उनको हिप्नोटाइज कर ले रही थी। इस ऑक्सीजन नाम की लड़की जो है, ऑक्सीजन नाम की जो गर्लफ्रेंड है, उससे बचा कर रखना होगा, उसके सामने नहीं आने देगा, वरना वो हिप्नोटाइज कर लेती है। उससे बचा लेना है बस। किसको बचाना है? आरयूबीपी को। आरयूबीपी को बचा कर रखना है कि उसके पास तक ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए कभी। समझ में आ रही बात? आरयूबीपी के पास ऑक्सीजन आएगी कभी इस प्रोसेस में, C4 प्लांट में नहीं आएगी। उसका उपाय सोच लिया इन्होंने। क्या उपाय सोच लिया? देखना ध्यान से। नॉर्मली किसी प्लांट को देखेंगे, अगर किसी प्लांट की लीफ को देखा जाएगा तो प्लांट की लीफ के अंदर कौन सी सेल होती हैं? नाम बताइए सेल का नाम जहां फोटोसिंथेसिस होती है। मेजोफिल। मीजोफिल सेल। सबको पता है मीजोफिल सेल होती है, लेकिन C4 प्लांट जो होते हैं उनमें कुछ अलग है। C4 प्लांट ने कुछ अलग कर लिया। क्या अलग कर लिया? देखना ध्यान से। C4 प्लांट ने क्या कर लिया? सेंटर में उसके जहां पर कहीं ना कहीं फ्लोएम होगा कि नहीं होगा? जाइलम फ्लोएम जानते हो ना? फ्लोएम होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? मान लो कहीं पर फ्लोएम है, लीफ में फ्लोएम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये फ्लोएम है, इस फ्लोएम के चारों तरफ रक्षक सिपाही बैठा दिए। इस फ्लोएम के चारों तरफ ऐसे सिपाही बैठे हुए हैं बहुत सारे। देख पा रहे हो? ये सिपाही बैठ गए, चारों तरफ से घेर लिए। आपने क्या पढ़ा? आपके बंडल सेल के चारों तरफ। बंडल सेल मतलब समझ में आ रहा? वैस्कुलर बंडल। बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम को बंडल कहते हैं, पता है ना आपको? वैस्कुलर बंडल कहते हैं जाइलम फ्लोएम को। तो जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ, फ्लोएम के चारों तरफ बहुत सारी सेल ने सराउंडेड कर ली कि नहीं कर ली? बहुत सारी सेल सराउंडेड कर ली। ये सेल थिन है या थिक है? मोटी है या पतली है? इसकी वॉल, इन सेल की वॉल मोटी होगी या पतली होगी? बना नहीं पाएंगे हम उतना मोटा, लेकिन आप मान लीजिए मोटी मोटी वॉल है। कैसी वॉल है इनकी? इसकी वॉल कैसी है? आंसर दीजिए। थिक वॉल है। तो थिक वॉल है, यस। रिपीट कर रहे हैं, शुरू समझना। इन C4 प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं, C4 प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। C4 प्लांट में सेंटर में क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम है। फ्लोएम का दूसरा नाम वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं क्या? वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ मेनी सेल ने सराउंडेड कर लिया। वैस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय मेनी सेल्स। बहुत सारी सेल से कवर्ड हो गया। दीज सेल्स आर, ये सेल्स जो है आर हैव थिक वॉल। इनकी वॉल कैसी है? मोटी है पतली? इनकी वॉल थिन है या थिक है? ठीक। थिक वॉल है। और थिक वॉल होने की वजह से इन सेल को, ये सेल कहां पर है? ये सारी सेल कहां है? बताइए कहां पर दिख रही है आपको? ये सेल सारी की सारी कहां पर दिख रही है? फ्लोएम के चारों तरफ दिख रही है, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ दिख रही है। इसलिए इन सेल का नाम रख दिया गया बंडल सीट। नाम रख दिया गया। आपसे कोई पूछे इन्हें कौन से नाम से जानेंगे? आंसर दीजिए। तो आंसर होगा बंडल सीट, BUNDLE, बंडल। इन सेल का नाम क्या होगा? BUNDLE, बंडल सीट के नाम से जानेंगे। बंडल सीट कौन सी सेल होती है? वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है, इसलिए इसको बंडल सीट कहते हैं। इनकी सेल वॉल मोटी होती है पतली होती है? थिक। मोटी होती। थिक होती है, मोटी सी होती है। और मोटी होती है जिस कारण इसके अंदर कोई भी गैस अंदर जा सकती है या बाहर निकल सकती है। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन या CO2 अंदर या बाहर जा सकती है? क्या गैस के लिए परमिएबल है कि इम्परमिएबल है? ये बंडल सीट की सेल इम्परमिएबल। इम्परमिएबल है। इतनी मोटी सेल वॉल है कि इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन जा सकता है, ना ही CO2 अंदर बाहर कुछ भी हो सकता। ना CO2 जा पाएगा ना ऑक्सीजन जा पाएगा। मतलब हमने ऐसा एक कवच बना दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जा सकता है। क्या ऑक्सीजन प्रूफ कवच है कि नहीं है? ये बंडल सीट की सेल कैसी होती है? ऑक्सीजन प्रूफ होती कि नहीं होती? इसके अंदर कभी भी ऑक्सीजन जा पाएगा क्या?
जा पाएगा क्या? अंदर में हमारा कौन बैठा है? मासूम सा प्यारा सा RUBP बैठा हुआ है। ये RUBP कहां भर देंगे हम? जनरली RUBP किस सेल में रहते थे अभी तक? मीजोफिल सेल में। लेकिन यहां पर RUBP कहां पर बैठा दिए हम? किसके अंदर भर दिए RUBP को? बंडल सीट सेल के अंदर। और बंडल सीट सेल के अंदर RUBP, यहां पे ऑक्सीजन कभी भी जा सकता है क्या इस गेट को पार करके? अंदर ऑक्सीजन अंदर घुस पाएगा कभी? ऑक्सीजन अंदर नहीं घुस पाएगा तो कभी फोटो रिस्पायरेशन कर पाएगा क्या? नो सर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। C4 प्लांट में एक स्पेशल तरह की सेल भी दिखती है। बाकी तो मीजोफिल सेल है ही। बाकी चारों तरफ ये कौन सेल है? ये रही मीजोफिल सेल। ये सारी कौन सेल है? ये कौन सी सेल है? लीफ में मीजोफिल सेल है। ये सारी की सारी कौन सेल है? मीजोफिल सेल। तो प्लांट में, C4 प्लांट में, लीफ में मीजोफिल सेल के अलावा एक और सेल देखने मिलती है। उसे कौन सी सेल कहते हैं? बंडल शीट। बंडल शीट। बंडल शीट सेल का सेल वॉल मोटा होता है, पतला होता है? थिक। थिक होता है। और थिक सेल वॉल जो होता है, इस थिक सेल वॉल के अंदर ऑक्सीजन गैस इंटर कर सकती है, नहीं कर सकती? नो सर। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और इस तरह हमारा RUBP सेफ है कि नहीं है? RUBP से आकर ऑक्सीजन अटैक कर पाएगी RUBP पर? एक मिनट, मेरा क्वेश्चन पहले कंप्लीट होने दो, मेरी लाइन। RUBP तक कभी भी ऑक्सीजन पहुंच पाएगी? नो सर। नहीं पहुंच पाएगी। और RUBP तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो फोटो रिस्पायरेशन कभी स्प्रेड में होगा? नो सर। नहीं होगा। तो मतलब फोटो रिस्पायरेशन का सॉल्यूशन कौन सा प्लांट है? और किस प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन कभी नहीं होगा? C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन कभी नहीं होता। इसलिए जो भी प्लांट डिजर्ट एरिया में रहते हैं, गर्म जगह में रहते हैं, जहां टेम्परेचर हाई होता है, जहां पर सन की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह पर रहने वाले प्लांट C3 होंगे या C4 होंगे ज्यादातर? C4 प्लांट ऐसी जगह पर ज्यादातर रहते हैं। आप याद रखिएगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई हो, टेम्परेचर हाई हो, पानी की कमी हो, ऐसी जगह में, डिजर्ट एरिया में ऐसी जगह रहने वाले प्लांट्स कौन से हैं? C4 प्लांट हैं ज्यादातर। C4 प्लांट में सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? बताइए। ज्यादा पड़ेगी। C4 प्लांट में सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा। इसलिए अपना खाना बना लेगा। इसीलिए अगर आपके पास दो प्लांट है, जल्दी जल्दी ग्रोथ कौन सा प्लांट करता है? प्लांट कौन सा है? C3 या C4? तो C4 प्लांट फास्ट ग्रो करता है, याद रखिएगा, एज कंपेयर टू C3। लेकिन हमारे आसपास सराउंडिंग में ज्यादातर प्लांट क्या है? मैक्सिमम प्लांट कौन से हैं? मैक्सिमम प्लांट कौन से हैं? C3। लेकिन गर्म जगह पर, डिजर्ट एरिया में, आपके ऐसे एरिया में जहां पर पानी की कमी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, सन की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर ज्यादातर प्लांट कौन से होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। उनके अलावा एक नई तरह की सेल दिखेगी जो और प्लांट में नहीं थी। उस नई सेल का नाम बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल को बंडल सीड सेल क्यों कहते हैं? बंडल सीड सेल क्यों कहते हैं सेल को? क्योंकि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ इसलिए इसको पता है। अब आपको देखने में बताइए किस तरह दिखता है। ये डायग्राम देखेंगे जो लाल रंग से अंदर बना हुआ है डायग्राम, कोई मरे हुए शहीद के ऊपर, जब नेताजी लोग मर जाते हैं कोई, या फिर देशभक्त मरता है, तो उसके ऊपर डेड बॉडी को फूलों का गुच्छा ऐसा रखा जाता है। देखा है आपने कभी डेड बॉडी के ऊपर? ये वैसा ही शेप दिख रहा देखने में। अगर आपने देखा हो कहीं कोई शहीद हुआ हो, कोई देशभक्त शहीद हुआ हो, या कोई नेताजी भी मरे हो, तो नेताजी लोग मरते हैं या कोई भी मरते हैं, तो उनकी डेड बॉडी के ऊपर आपके ऐसा एक फ्लावर का गुच्छा रखा जाता है। फ्लावर का बना हुआ इस तरह का शेप का रखा जाता है। देखा होगा आपने टीवी वगैरह पे शहीद वगैरह को। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसका नाम, जो फूलों का गुच्छा रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेंज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेंज के नाम।
क्रेंज बोलते हैं। ये फूलों गुच्छे को, डेड बॉडी के ऊपर जो फूलों गुच्छा रखा जाता है उसे क्रेंज कहते हैं। तो ये बताइए वैस्कुलर बंडल सीट सेल कैसी दिख रही है? क्रेंज कैसी दिख रही है? इट लुक लाइक अ क्रेंज और नॉट? आपसे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट में देखने मिलेगी? क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट की स्पेशल कैरेक्टर है? किस प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है? C4 प्लांट। C4 प्लांट का। तो C4 प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है क्रेंज एनाटॉमी। याद रखिएगा, क्रेंज एनाटॉमी स्पेशल कैरेक्टर है C4 प्लांट का। C4 प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है किस चीज के लिए? क्या चीज प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल एडॉप्टेशन है? फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन के लिए। आरयूबीपी इसमें कहां पर होगा? आरयूबीपी मेसोफिल सेल में या बंडल सीट सेल में? बंडल सीट सेल में। बंडल सीट सेल तक कभी भी ऑक्सीजन पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच नो सकता। सर। अब लेकिन इसे फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। हमने अपना सॉल्यूशन तो निकाल लिया। आप आपके क्वेश्चन का, अब आप कोई क्वेश्चन पूछा था उसी क्वेश्चन में पहुंचते, ध्यान देना। अब इसके पास सॉल्यूशन तो आ गया, इसके पास ऑक्सीजन तो नहीं आ सकती कभी भी, इसलिए फोटो रिस्पायरेशन के टेंशन से फ्री है। लेकिन इसने गलती कर डाली, इस जैकेट के अंदर अपने आप को कैद कर लिया। इस जैकेट के अंदर कोई भी गैस नहीं आ सकती। CO2 गैस अंदर घुस पाएगी क्या? नो सर। घुस पाएगी या नहीं घुस पाएगी? नहीं घुस पाएगी। अब बेचारा रो रहा है, बोला हमने तो गलती कर डाली, हम तो ऑक्सीजन से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम एकांत में चले आए, दीवार में बंद कर लिया अपने आप को। लेकिन यहां तो CO2 भी नहीं आ रही है, CO2 गैस भी नहीं आ रही है। CO2 गैस को अंदर लाना होगा कि नहीं लाना होगा ग्लूकोज बनाने के लिए? यस लाना होगा। अब उपाय सोचो। अब सोचो, हमने पहले मना कर दिया, इसकी दीवार को बोल दिया किसी भी गैस को अंदर मत आने देना, गैस प्रूफ बना दिया हमने दीवार को। ये दीवारें जो है गैस प्रूफ है, इससे कोई भी गैस अंदर बाहर नहीं हो सकती है। इसी कारण आपके इसके अंदर ऑक्सीजन तो नहीं आ रही थी, ये फायदा हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर नहीं आएगी। अब बड़ा रो रहा है, ये रो रहा है आरयूबीपी, मैं कहां फंस गया। उपाय बताओ जल्दी से इसको, कोई सॉल्यूशन है? हाँ है। क्या सॉल्यूशन है? ये वॉल जो है किसके लिए प्रूफ है? क्या चीज को अंदर नहीं आने देगी? ऑक्सीजन। किसको अंदर नहीं आने देगी? ऑक्सीजन को, CO2 को, किसी भी गैस को अंदर नहीं आने देगी। गैसेस को अंदर नहीं आने देगी। तो गैसेस फॉर्म में ना लाया जाए, CO2 को क्या कर जाए? केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। CO2 को हम गैस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले? कोई केमिकल बना दे। और केमिकल तो अंदर घुस सकता है ना, गैस अंदर नहीं घुस सकती चलेगा, लेकिन केमिकल तो अंदर घुस सकता है। बंडल सीट सेल के अंदर नहीं घुस सकता, घुस सकता है। तो केमिकल बनाकर लाएंगे। इसलिए याद रखना, यहां पर हमने क्या उपाय निकाला कि आरयूबीपी तक CO2 को हम कैसे ले जाएंगे? केमिकल बनाकर ले जाएंगे। क्या बनाकर लाएंगे? केमिकल। और केमिकल बनाकर लाएंगे और इस तरह यहां पर CO2 गैस पहुंचेगी। समझ में आ रही बात? और इस तरह यहां पर ग्लूकोज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही? क्या हुआ? C4 प्लांट में ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता? बनेगा। ऑक्सीजन अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन CO2 अंदर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जाएगी। CO2 जाएगी। कैसे जाएगी CO2 गैस? केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर चली जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं घुस सकता, केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाएगी। अब ये डायग्राम के फॉर्म में समझना आपके, ये यही चीज को जो आपको डायग्राम बनाते हैं इसको और जूम करके बताते हैं। दो सेल बना रहे हैं, बाहर में कौन सी सेल थी, अगल बगल में कौन सी सेल थी? मेसोफिल सेल थी कि नहीं थी? ये बना दिए मेसोफिल सेल आपके सामने। कौन सेल है ये? मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल के बगल में, मेसोफिल सेल के बगल में ये कौन सी सेल बना दिए? ये कौन सी सेल है? बंडल सीट सेल है। कौन सेल है? सेल। बंडल सीट। देख पा रहे हो, दो सेल हो गए। ये कौन सेल है? नीचे वाली सेल, जूम करके बना रहे हैं, बंडल सीट सेल है ये, बंडल सीट सेल है ये। और ये ऊपर वाली सेल कौन सी है? मेसोफिल सेल है। दो सेल दिख गई आपको। प्लांट के अंदर दोनों सेल होंगी C4 प्लांट में कि नहीं होंगी? दोनों सेल होंगी कि कोई एक होगी या दोनों होंगी? C4 प्लांट में कौन सेल होती है? मेसोफिल सेल, बंडल सीट सेल या बोथ? दोनों होंगी। तो दोनों सेल बना दिया हमने, दोनों सेल बना दिया। मेसोफिल सेल की है और बंडल सीट सेल की है, दोनों है। अब ध्यान से देखना,
CO2 गैस कहां आ सकता है, कहां नहीं जा सकता? यहां पर CO2 गैस आ सकता है क्या बंडल सीट सेल में? नहीं। घुस सकता है क्या? नहीं। लेकिन मीजोफिल सेल में घुस सकता है कि नहीं घुस सकता CO2 गैस? घुस सकता यहां पर CO2 गैस आ सकता है कि नहीं आ सकता? यहां तक आ गया CO2 गैस। CO2 गैस को पानी में घोल देंगे, कौन सी चीज में घोल देंगे? पानी में घोल देंगे, वाटर में घोल देंगे। CO2 गैस को वाटर में घोल दो, क्या बन जाएगा? बताओ, केमिस्ट्री आती है आप लोगों को? H2CO3 हाँ? कार्बनिक एसिड। H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 केमिकल बन जाएगा। H2CO3 नाम का केमिकल बन जाएगा। याद है सभी को? HCO3 आपकी बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, HCO3 नाम का केमिकल बन जाएगा। इतनी सी बात पता है सभी को? पानी में अगर वाटर में CO2 गैस को घोल देंगे, HCO3 नाम का केमिकल बन जाएगा। एनसीईआरटी बुक में लिखा भी है, HCO3 नाम का केमिकल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस। बहुत अच्छी बात है। अगली लाइन पढ़ते हैं। आपकी जो HCO3 में, HCO3 के फॉर्म में केमिकल कार्बनिक एसिड चली गई कि नहीं हो गई? कार्बनिक एसिड किस फॉर्म में आ गई? HCO3 के फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई? अब इस HCO3 से आपका पहली बार HCO3 को एब्जॉर्ब कौन करेगा? यहां पर पेप नाम का केमिकल होगा। कौन सा केमिकल? PEP नाम का एक केमिकल यहां बैठा हुआ है। PEP फुल फॉर्म बता सकते हो कोई? पेप का पढ़ा हुआ है आपने ग्लाइकोलाइसिस में? पेप का फुल फॉर्म बताओ। फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल हाँ, पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पाइरुवेट बोलो या पाइरुविक एसिड बोलो, दोनों सही है। फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो आपको अच्छा लगे। तो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड ये है, दिख गया? फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड ये जो है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा किस फॉर्म में? H2CO3 के फॉर्म में। जो CO2 है इसको कौन रिसीव कर लेगा? पेप रिसीव कर लेगा। और इस काम में उसको मदद कौन करेगा? इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? तो पेप को मदद करेगा HCO3 एब्जॉर्ब करने में। मदद कौन करेगा? इसको एब्जॉर्ब करने में HCO3 को पेप, इसको में जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम होगा पेप्सिको। पेप्को क्या नाम होगा एंजाइम का? फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। हाँ, पेप्को नाम का एंजाइम यहां पर हेल्प करेगा। पेप्सिको था क्या? तो नाम भूल रहे हैं, एंजाइम का नाम याद नहीं आ रहा। पेप्सिको था शायद, पेप्सिको था आई थिंक। एक बार देख लेना, मैं यह कल बता दूंगा, कल कंफर्म कर दूंगा। पेप्सिको नाम का एंजाइम इस काम में हेल्प करेगा। और पेप ने ये चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, HCO3 को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते ही ये क्या बन जाएगा? एब्जॉर्ब करते ही बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट एसिड, OAA बन गया। कौन सा केमिकल बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जल्दी से बताइए, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए C4 प्लांट में सबसे पहला केमिकल, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना? पहला प्रोडक्ट का नाम बताइए। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेप आपका ये C4, तो पहला प्रोडक्ट यही बना है। किसके साथ मिलकर? HCO3 और पेप मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? क्या बना लिए? तो पहला केमिकल, इस पूरी प्रोसेस का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 प्लांट का पहला प्रोडक्ट का नाम बताइए, क्वेश्चन नीट में आने लायक है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 प्लांट OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटेट, जो आपको अच्छा लगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका पहला प्रोडक्ट है। कितने कार्बन होंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में? कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। पता है किसी को? 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन होते हैं, इसीलिए 4 कार्बन होने की वजह से इसको कौन साइकिल कहेंगे? वेरी गुड, C4 साइकिल। जबकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनना था? C3 साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसमें 3 कार्बन थे, इसलिए इसको C3 साइकिल कह रहे थे। इसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आगे जाकर मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बन जाएगा मैलेट, और ये मैलेट जो है ये मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। मैलेट नाम का केमिकल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। और इस तरह ये CO2 जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो बंडल सीड सेल में किस फॉर्म में इंटर की? मैलेट बनकर इंटर की।
और जैसे ही मैलेट अंदर पहुंचेगा, कहां पहुंचना है वहां पर मैलेट पहुंच गया, और मैलेट जैसे ही अंदर पहुंचा, मैलेट से कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर, जो घुसी थी, कौन सी गैस घुसी थी, तो CO2 गैस को रिलीज कर देगा, ये CO2 गैस को रिलीज कर देगा, और CO2 गैस को रिलीज करते ही मैलेट क्या बन जाएगा, तो मैलेट CO2 गैस को रिलीज करते ही बन जाएगा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरुविक एसिड से फिर से बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, बाहर निकल जाएगा ये पायरुविक एसिड। इस तरह ये छोटी सी साइकिल दिख रही है। पेप से क्या बना, पेप से बना OAA, OAA से मैलेट, मैलेट से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से, इस पूरे घटनाक्रम में, सिर्फ घटनाक्रम में फायदा क्या हुआ, CO2 गैस को अंदर लाना था। ले आए कि नहीं ले आए? जो भी आपका बेवकूफी भरा काम हो रहा था, ये इसको बना रहा था, ये कुछ भी बना था, इससे कोई लेना देना था हमको, इन सब से कोई लेना देना था जो बना रहे थे ये लोग? नहीं, हमको काम CO2 गैस यहाँ पे थी, उसको यहाँ लाना था, हम लेकर आए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी यहाँ तक लाने की, और CO2 गैस हमारी फाइनली अंदर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? कहां पहुंच गई? बंडल सीट सेल के अंदर CO2 गैस आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे कौन बैठा हुआ है इंतजार में, CO2 के इंतजार में? RUBP CO2 को ले लेगा कि नहीं लेगा? RUBP, हाँ, RUBP CO2 को ले लेगा कि नहीं ले लेगा? लेने के बाद क्या बना लेगा? पूरी C3 साइकिल में जो पढ़ा था वही बन जाएगा। C3 साइकिल चल जाएगी। कौन साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी, जैसी चलती थी आपने वहां पढ़ी थी C3 साइकिल, और C3 साइकिल चलेगी, और क्या बनेगा C3 साइकिल में? क्या बनता था? ग्लूकोज। तो आप तो बताइए, C4 प्लांट में ग्लूकोज कहां बनता है, मीजोफिल सेल में या बंडल सीट सेल में? बंडल शीट। बंडल शीट सेल। बंडल सीट सेल में बनता है। CO2 आपके बंडल सीट सेल में किस फॉर्म में इंटर करता है? तो मैलेट के फॉर्म में इंटर करता है। डायरेक्ट नहीं घुस सकता, डायरेक्ट CO2 अंदर नहीं घुस सकता, तो किस फॉर्म में घुसेगा? मैलेट के फॉर्म में। मैलेट में कितने कार्बन होंगे? ऑक्सिडेटिव एसिड 4 थे, तो मैलेट में कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो 4 कार्बन वाला मैलेट अंदर घुसता है, और मैलेट जब अंदर घुसता है तो मैलेट से क्या बनेगा? CO2 गैस निकल जाएगी, तो कितना कार्बन बचेगा? 3 कार्बन, और 2 मैलेट के जो 2 और जुड़ेगा तो 6 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बना लेगा, नहीं पायरुविक एसिड बनेगा, सॉरी पायरुविक एसिड 3 कार्बन पायरुविक एसिड बना लेगा, और पायरुविक एसिड से ये फिर से बन जाएगा, वापस से रिसाइकिल हो गया कि नहीं हो गया? पेप वापस मिल गया कि नहीं मिल गया पेप को? Yes, sir. ये पूरी घटना समझ में आई? अगर ज्यादा हार्ड लग रही है, देखो मैं डिटेल में बता दिया आपको, ज्यादा हार्ड लग रही है तो इसका शॉर्टकट फॉर्म में आपकी NCERT बुक में बना हुआ है। शॉर्टकट फॉर्म में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये बेवकूफी भरे इतने सारे स्टेप नहीं पढ़ने हैं, तो आप स्किप कर सकते हो चाहो तो। हमने आपको एग्जैक्टली बता दिया सब कुछ, आपकी NCERT बुक में भी बना हुआ है चार्ट, वहां पर थोड़ा स्किप कर करके बताया है आपको। तो आपको अगर ज्यादा हार्ड लगे तो ये वाला डायग्राम पढ़ लेना NCERT में। इसमें सिर्फ आपको सिंपल फॉर्म में निकाल दिया, डायरेक्ट उसमें केमिकल क्या क्या बने सारे केमिकल के नाम नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपको बोल दिया कि आपका क्या क्या बताया, HCO3 बना, HCO3 क्या हुआ? फिक्स हो गया एक केमिकल में। कौन से केमिकल में फिक्स हुआ नहीं बता रहा है। इस पूरी घटना को फिक्सेशन कहते हैं CO2 का, और यहां से तक को कुछ नहीं बताया क्या हुआ। CO2 फिक्सेशन लिख दिया है, डायरेक्टली CO2 गैस अंदर भेज दिया है। तो अगर सिंपल शॉर्टकट पढ़ना है, शॉर्टकट फॉर्म में आपके NCERT बुक में बना हुआ है, वहां से देख सकते हो। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं पता होता है जल्दी से, किसी को याद हो तो? 3 कार्बन होते हैं। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। सभी को याद होगा ये सब। तो आप देख सकते हो, आपका ये एग्जैक्टली डायग्राम है, और शॉर्टकट डायग्राम आपके NCERT बुक में बना है। आपको जो डायग्राम अच्छा लगे आप वहां से डायग्राम से पढ़ सकते हो। यही है पूरी घटना आपकी। क्या थी ये? C4 पाथवे कहलाता है। C4 पाथवे। C4 पाथवे में बताइए कौन सा केमिकल है जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है? मैलेट। कौन सा केमिकल? हु इज एक्सेप्टर ऑफ CO2 गैस? CO2 गैस का एक्सेप्टर कौन सा केमिकल है यहां पर C4 पाथवे में? सोच के आंसर दो। CO2 गैस को किसने पहली बार एब्जॉर्ब किया था? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पहली बार एब्जॉर्ब किया था। हाँ, और क्या बना दिया था? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बना था। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स C4 सिर्फ, और इसमें कितने कार्बन है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन है, तो इसलिए इसे
आप अगर, हाँ ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम जो है उसमें शॉर्टकट तो मार दिया है, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट में ये सारे नाम लिख डाले हैं उसने थ्योरी में, तो आपके अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आपको बनाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा ये वाला। आप वहां से शॉर्टकट नहीं मार सकते एनसीईआरटी वाला से। सर वो क्या लिखे हैं सर? बोलो बोलो जल्दी। आरयूबीपी सर बीच में सर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सर बीच में जो लिखा ये बीच में यहाँ पे। हाँ देखो CO2 गैस आरयूबीपी के पास आया और CO2 गैस आरयूबीपी के साथ मिलकर C3 साइकिल चलेगा, पूरा C3 साइकिल चलेगा, ये लिखा है C3 साइकिल चलेगा पूरा एज इट इज। जो C3 साइकिल आपने पढ़ा था वैसा का वैसा ही चलेगा, C3 साइकिल चलेगा। C3 साइकिल जैसा चला था आपका, पूरे केमिकल के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है C4 प्लांट में C3 साइकिल चलता है या नहीं चलता? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। C4 प्लांट में C3 साइकिल चलता है कि नहीं चलता? केल्विन साइकिल चलता है कि नहीं चलता? केल्विन साइकिल अकर इन, ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी सोच के आंसर दीजिएगा। केल्विन साइकिल अकर इन C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैम प्लांट? क्या आंसर सही होगा? केल्विन साइकिल किसमें देखने मिलेगा? C3 साइकिल अकर इन, Kelvin cycle occur in C3 plant, C4 plant और कैम प्लांट। इनमें से आंसर दीजिए कौन सही होगा? आंसर है ऑल ऑफ दी। दुनिया के सारे प्लांट में केल्विन साइकिल चलता है, डार्क रिएक्शन चलती है, C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल किस प्लांट में चलेगी? सभी प्लांट में, दुनिया के सारे प्लांट में C3 साइकिल चलती ही चलती है। साथ में एक्स्ट्रा में इसमें इतना जो काम हुआ, इतना काम, ये एक्स्ट्रा वाला काम इसने क्यों किया? यहां तक ऑक्सीजन ना पहुंचे इसके लिए इतनी मेहनत की उसने। तो रिस्पायरेशन से बचने के लिए C4 प्लांट बने हैं, एडवांस बने हैं। यहीं पर आज की क्लास को खत्म करते हैं। एनसीईआरटी बुक से रीडिंग करते जाओ, ठीक है। कल 1-2 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी के जो भी आपके लाइन में डाउट है वो क्लियर कर लेंगे लास्ट क्लास में। 1-2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म कर देते। कॉन्सेप्चुअल, मेरी बात सुनना, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पहले खत्म कर लो, 1-2 क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद जो भी छूट गया है, कहीं कहीं पर कुछ चीजें छूट गई होंगी, एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और हमसे गलती से छूट गई हैं, उन सारी चीजों को लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट क्लास में। 1-2 क्लास में चैप्टर खत्म कर देते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। चलो थैंक यू फिर बच्चों।